इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले एक वीक में कंसोलिडेशन फेज़ में चल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा रनअप अभी नहीं दिखाया है और मार्केट में अभी जो इलेक्शन रिज़ल्ट का जो है वेट किया जा रहा है कंफर्मेशन के लिए, जो कि एग्ज़िट पोल्स जो हैं वो 1 जून को आएंगे और जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है वो 4 जून को आएगा, जिसकी वजह से मार्केट अभी प्रेडिक्शन में है कि बीजेपी विन करेगी और उसी के हिसाब से मार्केट ने अभी प्री इलेक्शन रैली दिखाई है, जिसमें इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं और अभी जो है मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन ने जो बीजेपी की विन है उसको फैक्टरिंग इन कर लिया है। मीन्स उसका जो आउटकम है आउटकम है उसका रिएक्शन दे दिया है मार्केट ने। लेकिन हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा को स्टडी करते हैं और फिर अपना पता लगाते हैं कि मार्केट में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें कैसे काम करना है। तो देख सकते हैं कि 2019 में जो रिसेंटली इसके पहले जो इलेक्शन हुए थे, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो एग्ज़िट पोल का रिज़ल्ट आता है वो 2-3 दिन पहले आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट था और जैसे ही एग्ज़िट पोल का रिज़ल्ट आया, मार्केट ने एकदम से शूट अप कर दिया और ये शूटअप जो था अप्रॉक्सीमेटली आपको जो मार्केट ने प्रेडिक्ट किया था एग्जिट पोल में अप्रॉक्सीमेटली वहाँ तक पता चल जाता है और मार्केट ने यहाँ से लगभग 6 से 7% की रैली जो है निफ्टी 50 ने दिखाई थी। तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव किया था। लेकिन अगर हम बात करें रिज़ल्ट डे की, जो कि हमारा था 23 मई 2019 में, तो उस दिन जो मार्केट में रैली थी वो आप चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ से अगर कैंडल का मैं हाई और लो का डिस्टेंस मेजर करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेट जो मार्केट ने एक ही दिन में 4% का अप एंड डाउन दिखाया था, जिसमें आपको वॉलेटिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से मार्केट वॉलेटाइल और रिएक्शन के बाद जो है अपना आउटकम देती है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में रिजल्ट वाले दिन कितनी अच्छी वॉलेटिलिटी बनी रहती है। तो एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो देख सकते हैं कि मार्केट ने ये वाली जो कैंडल थी वो इलेक्शन रिज़ल्ट वाले दिन बनाई थी और उसके बाद जो है अभी मार्केट उसके बाद ऊपर की तरफ गया और उसके बाद मार्केट में काफ़ी अच्छा जो सेल ऑफ देखने को मिला, जो देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट जो मार्केट है 12,100 से 10,600 तक पहुंच गया था, जो आपको इस चार्ट में देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से जो रिटर्न है वो देखो आप कैसे मारा है और बिल्कुल वी शेप रिकवरी दी है मार्केट ने। यहाँ से इस पॉइंट से वी शेप रिकवरी दी है मार्केट ने, ठीक है। तो मार्केट अगर गिर भी जाएगा किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या फिर रिजल्ट जो है मार्केट को अच्छे नहीं लगते, तो मार्केट कुछ ही समय में उसको रिकवर भी कर लेगा, क्योंकि निफ्टी अभी बिल्कुल फेयरली वैल्यूड है, जिसकी वजह से मार्केट बिल्कुल फेयरली वैल्यूड होने की वजह से दोबारा से अपने उसी पीक को रिक्लेम कर लेगा। लेकिन उसके बाद अगर जो फॉल देखेंगे तो ये कोरोना की वजह से आपको फॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है जब कोरोना शुरू हो गया था। तो एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी जो भी स्टेटमेंट आती है मार्केट को लेकर उन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हर कोई पार्टी चाहती है कि जो मार्केट है वो ऊपर बनी रहे, जिसकी वजह से जो मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहे और इलेक्शन के रिजल्ट का जो है अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिले। दूसरा है कि आपको जो है मार्केट में जो रिज़ल्ट हैं उसको फैक्टरिंग इन हो चुकी है और अगर मार्केट में बीजेपी की विन होती है तो मार्केट काफ़ी अच्छा रैली दिखाएगा इस पॉइंट से भी। और अगर मार्केट में अपोजिट पार्टी की विन होती है, मींस कांग्रेस जीतती है, तो मार्केट में कभी भी 10 से 15% का फॉल जो है आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया है कि चार्ट में आपको दिख जाता है कि अगर मार्केट गिरेगा भी तो वी शेप रिकवरी आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सभी कंपनीज़ की जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल फेयर वैल्यूज़ पे ट्रेड कर रही हैं। और उसके बाद आपको जो है थोड़ा सा अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना है अपने पैसे को, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपना काफ़ी मेहनत से कमाई हुई इन्वेस्टमेंट को मार्केट में लगाते हैं कि ताकि उनसे कुछ ऐसा रिटर्न प्राप्त कर सकें जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। लेकिन हम अगर अपनी डेली लाइफ में देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो एज ए गवर्नमेंट डेटा जो बताती है वो मात्र 6 से 7% का बताती है, लेकिन जो हमारे यहाँ एफडी रेट हैं वो लगभग 7 से 8% के बीच में लाई करते हैं। तो क्या हम इन्फ्लेशन को एफडी रेट से बीट कर पाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा रियल इन्फ्लेशन है, जो आप देख सकते हैं रियल लाइफ में कि चीज़ें कितनी जल्दी से महंगी हो गई हैं कोरोना की वजह से, और मार्केट और जो पूरी इकोनॉमिक्स है, चाहे वो यूएस हो चाहे इंडिया हो, उन्होंने जो है मनी प्रिंटिंग काफ़ी तेज़ी से की थी, जिसकी वजह से मार्केट और देश में जो है पैसा इतना ज़्यादा सर्कुलेशन किया था उस टाइम पे, तो जिसकी वजह से पैसे की जो वैल्यू है वो अभी कम होती जा रही है।
और फ्री मनी जो है सर्कुलेट की गई थी, जिसकी वजह से जो लोगों के एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं और चीज़ों के दाम उससे भी दुगनी तेज़ी से बढ़े हैं। तो रियल इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारी मार्केट हमारे देश में, और इवन कि यूएस में भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो मार्केट है वो अच्छे रिएक्शंस नहीं दे पा रही। तो अगर आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पैसे से आपको इन्फ्लेशन को बीट करना होगा, जिससे आपको आपकी मनी पे अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकें और आपकी मनी ग्रो करे। ना कि आपको इन्फ्लेशन को भी ना बीट करने वाले इन्वेस्टमेंट करने हैं, जैसे कि एफडी और म्यूचुअल फंड। जैसे म्यूचुअल फंड में भी अभी जो है टैक्स काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से उनके जो रिटर्न हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। तो आपको इन्फ्लेशन से बचाकर अपने पैसे को रखना है और उसमें ग्रोथ दिखानी है। पॉइंट 2 की बात करें तो चाइना ने जो रिसेंटली अभी न्यूज़ सुनने को मिली है कि चाइना ने अपने जो रिज़र्व हैं वो अभी यूएस डॉलर में ना रख के अभी रशिया के साथ टाई अप कर लिया है। तो अभी रशिया के साथ टाई अप कर लिया है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो किसी भी कंट्री के रिज़र्व होते हैं वो काफ़ी हद तक यूएस डॉलर में होते हैं, क्योंकि यूएस एक डेवलपिंग नेशन है और उसकी जो करेंसी है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलती है। लेकिन चाइना ने जो अभी अपने यूएस पे डिपेंडेंसी कम कर दी है और अपने जो रिज़र्व हैं वो सेल ऑफ कर दिए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको भी अपना जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई रखना चाहिए सभी कंपनीज़ में। आपको ऐसा नहीं करना है कि इंडिया बेस्ड कंपनी पे ही इन्वेस्ट करना है। जिन कंपनियों का मुनाफा आउट ऑफ इंडिया से आता है उसके ऊपर भी आपको बेट लेनी है, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई रहे। और इंडिया पर कोई भी ऐसी चीज़ अगर इफेक्ट डालती है कि चाहे वो पॉजिटिव न्यूज़ हो चाहे वो नेगेटिव न्यूज़ हो, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपके इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ेगा। तो हमेशा आपको डाइवर्सिफाई रहना है, किसी भी स्टॉक में इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना कि अगर वो स्टॉक नहीं चला तो आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो भी डूब जाए। तो हमेशा डाइवर्सिफाई रहना है। डाइवर्सिफिकेशन से आपको जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं और लॉन्ग टर्म व्यू में देखें तो आपको अच्छी वेल्थ बनाने का मौका मिलता है। तो हमें किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि अभी इलेक्शन का आउटकम आने वाला है और इलेक्शन के बाद जो मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। तो एग्जांपल मैंने लिया है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एचडीएफसी बैंक है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिसका लो है 1300 रुपये और हाई है 1750 रुपये। तो हमें जो है वो किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, अभी देख सकते हैं कि बैंक का जो प्राइस है वो कभी 1750 रुपये होता है और कभी 1350 रुपये होता है। तो हमें जो है स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना है और आपको कभी भी स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे बाय नहीं करना है। आप इसमें भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें मेजर करूं तो हमने अगर स्टॉक को स्पॉट पे ख़रीदा और अगर उसको हाई पे बेचा तो लगभग हमारे जो रिटर्न है वो 33% के बन के आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस स्टॉक में आपको तभी इन्वेस्ट करना है जब उस स्टॉक के फंडामेंटल जो हैं वो काफ़ी अच्छे हों और जो स्टॉक की जो अर्निंग्स हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हों। और वो आप चेकआउट कर सकते हैं कि स्टॉक में जो अभी उसके रेवेन्यू है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो भी वाई ऑन वाई बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। और स्टॉक में अभी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, जिसमें आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस हैं सभी फाइनेंस और बैंकिंग स्टॉक पर, जिसकी वजह से जो स्टॉक हैं वो अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो अर्निंग्स हैं और जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जा रहे हैं और वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और यही समय होता है किसी स्टॉक को बाय करने के लिए। और हमेशा जो है स्टॉक को सपोर्ट पर बाय करने का अपॉर्चुनिटी देखें, ना कि उसको ऑल टाइम हाई पे बाय करने की। तो हमेशा जो है स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करके ही बाय करना चाहिए। मार्केट में ऐसा कभी भी नहीं है कि आपको कभी अपॉर्चुनिटी ना मिले। हमेशा मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अंडर वैल्यूड होते हैं, आपको उन्हीं पे वेट करना है और स्टॉक में आपको कन्विक्शन होना चाहिए, तभी आप उसमें से अपना पैसा बना सकते हैं। तो स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे बाय ना करके सपोर्ट पर बाय करें, और अगर आपको लगता है कि आपने ज़्यादा पैसा लगाया है तो रजिस्ट्रेशन पर उसको बेच दें, तो काफ़ी अच्छा मनी जो है आप बना पाओगे इस मार्केट से। कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको नज़र बनाए रखनी है। जैसे कि कोई स्टॉक है तो उसका जो फंडामेंटल एनालिसिस करते समय आपको उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखना है। मींस जो वो पैसा ले रहा है उससे वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है या क्या उस पैसे का यूटिलाइजेशन कर रहा है। दूसरा है उसकी कैपिटल के ऊपर क्या आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी कंपनी भी मार्केट में लिस्टेड हैं जिनके ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है। मींस उनको ज़्यादा पैसा लेना पड़ता है और उससे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं या फिर अपने जो काम करते हैं। तो इसे हम डेट कंपनी कहेंगे, जो लोन लेकर अपने इन्वेस्टमेंट करती हैं। और उन कंपनीज़ के ऊपर आपको जो कन्विक्शन है वो थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि अभी जो है इंटरेस्ट रेट पीक पर चल रहे हैं। इन कंपनियों को जो अपना उस लोन पे जो इंटरेस्ट देना होता है वो काफ़ी हाई देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी काफ़ी हाई चल रहे हैं।
तो जो भी कंपनी है वो अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ करेगी उस टाइम में, क्योंकि अभी जो है इंटरेस्ट रेट एक फ्लैट लाइन में हो गए हैं ऑल टाइम हाई पे जाकर, तो वहाँ से कंपनी को जो प्रॉफिट निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा है कि उस कंपनी के पास जो है मार्केट कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में बात की थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, जिसका मार्केट कैप लगभग 55,000 करोड़ है, और जो इस सेक्टर में जो इंडियन बैंकिंग स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ा बैंक है वो एचडीएफसी बैंक है, जिसका मार्केट कैप लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास है। तो उस कंपनी के पास, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास अपॉर्चुनिटी है मार्केट कैप्चर करने के लिए। उसका जो अभी मार्केट कैप है काफ़ी कम होने की वजह से उसके पास अपॉर्चुनिटी है मार्केट को कैप्चर करने के लिए, और अपने अच्छे प्रोडक्ट्स को बेचकर वो मार्केट कैप्चर कर सकता है। तो ये जो है मोट होना चाहिए किसी भी कंपनी के पास, आगे ग्रोथ एस्पेक्ट्स को देखते हुए उसके पास ग्रोथ के लिए प्लान होने चाहिए, और उसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होना चाहिए, और रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इन कुछ फैक्टर्स पे आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आप अच्छा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इलेक्शन का जो आउटकम है उसके आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा। तो मार्केट जो है उसके बाद अर्निंग बेसिस पर ही चलेगा, क्योंकि हमेशा जो स्टॉक हैं वो अपनी अर्निंग को ही देखते हैं, चाहे कि शॉर्ट टर्म में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से मार्केट गिर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू में देखें जो लगभग भी आपको 2 से 3 साल होना चाहिए, तो हमेशा जो है उसकी अर्निंग्स जो है उसकी अर्निंग्स जो हैं उसकी उसी को देखकर स्टॉक ऊपर नीचे होते हैं। तो आपको इलेक्शन रिजल्ट के बाद आपको जो ऐसे स्टॉक पिक करने हैं जिसकी अर्निंग ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है। मींस अगर हमें बेट करना है ऐसे स्टॉक पर, ऐसा रिटर्न बनाना है जिसमें इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उससे ज़्यादा ग्रोथ रेट हो, तो उसी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तभी हम अपने पैसे का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और अपने रिटर्न को ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। तो आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स देखने हैं जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो और डीपली डिस्काउंटेड हो वो वाला सेक्टर, तभी जो है आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंडियन आईटी कंपनी पिछले कुछ समय से काफ़ी अंडर वैल्यूड कर रही हैं। देख सकते हैं हमने निफ्टी आईटी का चार्ट खोल रखा है, तो इसका जो ऑल टाइम हाई था लगभग वो 40,000 के ऊपर था, और जो अभी जो मार्केट में रैली आई थी वो निफ्टी आईटी में भी आई थी, और लगभग जो है 38,000 39,000 को टच करके जो है आईटी इंडेक्स वो अभी 33,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि इसकी जो आईटी कंपनीज़ की जो डिपेंडेंसी है वो यूएस मार्केट के ऊपर काफ़ी है। जब भी यूएस मार्केट अगर भागता है तभी जो है हमारी इंडियन आईटी कंपनीज़ को पुश मिलता है, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है हमारी आईटी कंपनी डिपेंड है यूएस की इकोनॉमी के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो हमारी आईटी कंपनी यूएस मार्केट से कमाती हैं। तो हमारी जो आईटी सेक्टर है वो जो है जो आईटी हमारा सेक्टर है वो लीडिंग इंजन नहीं है, वो एक बैक इंजन के तौर पे काम करता है, कि अगर यूएस की जो मेजर कंपनीज़ हैं, आईटी कंपनीज़ हैं, अगर वो कुछ काम करती हैं तो उनको कुछ अगर काम चाहिए तो वो हमारी इंडियन आईटी कंपनी को मिलता है। तो हमारी जो आईटी कंपनी है वो बैक इंजन के तौर पे काम करती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आईटी कंपनीज़ की जो ग्रोथ रेट है वो यूएस के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करती है, और इसकी ग्रोथ रेट किसी भी सेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप इसी आईटी इंडेक्स को अगर आप 27,000 के ऊपर खरीद लेते, जो काफ़ी अंडर वैल्यूड था उस टाइम पे, तो लगभग ये जो है 39,000 तक जाके आया था, और काफ़ी अच्छे रिटर्न आप बना सकते थे। इसीलिए बोलते हैं कि इंडेक्स या फिर किसी भी स्टॉक को तब खरीदना चाहिए जब वो डीपली अंडर वैल्यूड हो, और उसमें एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो है रिटर्न ना बन रहे हों, और काफ़ी डीपली डिस्काउंटेड आपको मिल रहा हो। तो अभी क्या आपको बल्क बाई करना चाहिए, तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। तो आपको बिल्कुल भी अभी बल्क बाइंग नहीं करना चाहिए। आपको जो भी आप एसआईपी कर रहे हैं उसको भी स्टेप डाउन एसआईपी करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी जो वॉलेटिलिटी है काफ़ी हद तक ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो मार्केट में अप्स और डाउन है वो काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलेंगे। और स्टेप डाउन करने के बाद आपका जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है उसको आपको अपॉर्चुनिटी फंड के रूप में क्रिएट करना चाहिए, ताकि जब भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिले और अच्छे अच्छे स्टॉक आपको काफ़ी नीचे लेवल पर मिले, तो उनमें आपको बाइंग करनी है, ताकि आप उस पैसे का ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाओ। तो हमेशा जो है आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट तरीके से सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, तभी आप जो है अपने पैसे को अच्छे रेट से ग्रो कर पाओगे। तो अभी जो भी आप स्टॉक खरीदते हो, तो अगर मान लो कि जैसे कि एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं, तो आपने अगर स्टॉक अभी खरीदा है, तो मान लो एक साल में जो है स्टॉक वो 0 रिटर्न देता है, दूसरे साल भी 0 रिटर्न देता है, तो तीसरे साल जो है स्टॉक जो है वो 60 से 70% भाग जाता है। तो आपका जो रिटर्न है तीसरे साल में वो पूरा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। 3 साल का जो सीजीआर है वो लगभग
काफ़ी अच्छा बन जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो है आपका जो पैसा है अच्छे रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो करेगा। तो इसलिए आपको जो है किसी भी स्टॉक को खरीदना है तो अप्रॉक्सीमेटली लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, जो कि 2 से 3 साल का होता है। तो तभी जो है आपको मार्केट में इतना अच्छा कन्विक्शन देखने को मिलेगा। जब आप उस स्टॉक के फंडामेंटल के ऊपर कन्विक्शन रखेंगे, तभी आपको उस स्टॉक से रिटर्न देखने को मिलेगी। वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई बनी रहेगी जब तक कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट है, यूएस इलेक्शन रिजल्ट है, इंटरेस्ट रेट हैं, तो इन सब की वजह से जो मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी तेज़ी से अभी बनी रहेगी। तो आपको जो है अपने रिटर्न को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखनी है और डीपली डिस्काउंटेड स्टॉक्स को ही बाय करना है।